पहला सवाल जो है, अफ़साना फ़िरार के मुसन्निफ़ कौन है? अफ़साना फ़िरार के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन। अफ़साना फ़िरार के मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफ़सानों का कौन-सा मजमूआ उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ़ व मकबूल हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट जो है, ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक अफ़सानों का मजमूआ है, जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ़ व मकबूल हुआ। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 10 जुलाई 1910, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो हुई थी वो 10 जुलाई 1910 को हुई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पटना, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी पटना में। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो इसका जो सही जवाब होगा 1926, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान 1926 में पास किए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? तो इसका जो सही जवाब होगा राम मोहन रॉय सेकेंडरी स्कूल पटना, यानी कि इस स्कूल से सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन आईए का इम्तिहान कब पास किया, यानी कि इंटर का इम्तिहान कब पास किए? तो वो हो जाएगा आंसर 1928 में आईए का इम्तिहान पास किए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन आईए का इम्तिहान किस कॉलेज से पास किए? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन यानी कि पटना कॉलेज। सैयद मोहम्मद मोहसिन इंटर का इम्तिहान जो है वो पटना कॉलेज से पास किए थे। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन बीए ऑनर्स कब किए? सैयद मोहम्मद मोहसिन यानी कि ग्रेजुएशन जिसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं, वो बीए ऑनर्स कब किए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1931, यानी कि 1931 में बीए ऑनर्स किए सैयद मोहम्मद मोहसिन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस मौजू मतलब होता है विषय या सब्जेक्ट, किस मौजू से बीए किए? यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट से बीए किए? तो इसका जो सही आंसर होगा नफ्सियात। नफ्सियात मतलब होता है वो आपका साइकोलॉजी, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी इंग्लिश में, उसी को मनोविज्ञान, उसी को नफ्सियात बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने गोल्ड मेडल कब हासिल किया? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को गोल्ड मेडल मिला था, ये 1934 में मिला था। ध्यान रखेंगे 1934। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन गोल्ड मेडल कहाँ से प्राप्त किया? 1934 में उसको गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन कहाँ से? तो इसका जो सही जवाब होगा वो पटना यूनिवर्सिटी, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी से सैयद मोहम्मद मोहसिन को गोल्ड मेडल मिला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, 1938 में वह पटना कॉलेज के किस शोबा में आरजी लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए? 1938 में पटना कॉलेज के किस शोबा में? तो इसका जो सही आंसर होगा शोबा फ़लसफ़ा, यानी कि फ़िलोसफ़ी डिपार्टमेंट में उसको आरजी लेक्चर के रूप में बहाल किया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के किस शोबा में यानी किस डिपार्टमेंट में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए, यानी कि परमानेंट लेक्चरर बहाल हुए 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के किस शोबा में? तो शोबा नफ्सियात, जिससे उसको काफ़ी ताल्लुक़ था, यानी कि साइकोलॉजी में।
साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में उसको परमानेंट लेक्चरर के रूप में बहाल किया गया था 1948 में। कहाँ पे? पटना यूनिवर्सिटी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है वह सदर शोबे नफ्सियात कब बने, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी में सदर शोबे नफ्सियात कब बने? तो 1953 में बने। 1953 में वो सदर बन गए शोबे नफ्सियात का। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबे नफ्सियात के ओहदा से कब सबक दोश हो गए, यानी कि कब उससे रिटायर हो गए? तो इसका जो सही आंसर होगा 1974, यानी 1953 में बने थे और 1974 में वो वहाँ से रिटायर हो गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2002, यानी कि 2002 में सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है उनका इंतकाल कहाँ हुआ? उनका इंतकाल 2002 में दिल्ली में हुआ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगला सवाल है अफसाना फ़िरार का मरकज़ी किरदार कौन है? यानी कि ये अफसाना फ़िरार में ये जो है मरकज़ी किरदार कौन निभा रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा महमूद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अपने वालिद, ये अपने हैं, अपने वालिद के इंतकाल के वक्त महमूद की उम्र कितनी थी? महमूद जो कि अफसाना फ़िरार का मरकज़ी किरदार है, वो कितने साल के थे जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 10 साल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के किस अफसाना को उर्दू के बेहतरीन अफसानों में शुमार किया जाता है? यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है जिसको उर्दू के बेहतरीन अफसानों में शुमार किया जाता है, गिना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा और अनोखी मुस्कुराहट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अनोखी मुस्कुराहट का मरकज़ी किरदार कौन है? तो अनोखी मुस्कुराहट का जो मरकज़ी किरदार है वो रजनी है। रजनी नाम का एक व्यक्ति, एक आदमी है रजनी नाम का, वही अनोखी मुस्कुराहट का मरकज़ी किरदार है। जबकि फ़िरार का मरकज़ी किरदार कौन है? वो हो जाएगा महमूद। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है महमूद की शादी किससे हुई? महमूद की शादी किससे हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ज़ुबैदा, यानी महमूद की शादी ज़ुबैदा से हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है महमूद को किसका मुलाजमत मिलता है, यानी कि किस चीज़ की नौकरी मिलती है उसको? तो महमूद जो है उसको नौकरी मिलती है डिप्टी कलेक्टर की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो यह है अफसाना आशियाना के अफसाना निगार कौन है? यानी कि अफसाना आशियाना जो है इसके अफसाना निगार, यानी कि इसके जो राइटर हैं वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निगार अजीम। यानी कि अफसाना आशियाना का जो है ये अफसाना निगार है निगार अजीम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई सवाल है ये, जो आशियाना कैसा अफसाना है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो आशियाना कैसा अफसाना है, तो आशियाना जो है एक नफ्सियाती अफसाना है। एक कैसा अफसाना है? नफ्सियाती अफसाना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है गहन, ये घन नहीं है दोस्तों, ये गहन है, ठीक है। गहन किसका अफसानवी मजमुआ है? गहन जो है ये किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ध्यान रखिए गहन निगार अजीम का अफसानी मजमुआ है। निगार अजीम का अफसानवी मजमुआ गहन है। अगला सवाल है अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना आशियाना जो है इसमें मरकज़ी किरदार किसका है? तो इसमें मरकज़ी जो किरदार है वो ज़रीना का है। ज़रीना का अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम क्या है? बरकत अली सिद्दीकी जो कि ज़रीना का क्या है? ज़रीना के वालिद हैं, सॉरी ज़रीना के शौहर हैं बरकत अली सिद्दीकी। इसके जो बेटे का नाम है वो है सिराज, यानी कि बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम क्या है? सिराज। अगला सवाल है बरकत अली सिद्दीकी के बहू का नाम क्या है? तो बरकत अली सिद्दीकी के बहू का जो नाम है वो इरफाना है। यानी कि बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम हो गया सिराज और बहू का नाम इरफाना, यानी कि इरफाना का शौहर हो गया सिराज। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल कह रहा है निगाड़ अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। निगाड़ अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ, तो ये शाये हुआ था 1999 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मजमुआ गहन कब शाये हुआ, तो 1999 में शाये हुआ। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगाड़ अज़ीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। निगाड़ अज़ीम का जो पहला अफसानवी मजमूआ है उसका नाम है अक्स। ध्यान रखेंगे, निगाड़ अज़ीम का पहला अफसानवी मजमूआ का नाम अक्स है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगाड़ अज़ीम का असल नाम बताएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निगाड़ अज़ीम का असल नाम मलिका मिहर निगाड़ है। मलिका मिहर निगाड़ निगाड़ अज़ीम का असल नाम है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगाड़ अज़ीम ने किस मौजू में MA किया। मौजू मतलब होता है सब्जेक्ट या विषय। तो निगाड़ अज़ीम जो है वो उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग, यानी कि ये तीनों विषय में MA किए थे, यानी कि उर्दू में भी, ड्राइंग में भी और पेंटिंग में भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सिराज के की वालिदा का नाम क्या है। सिराज के वालिद का नाम बरकत अली सिद्दीकी और इसके वालिदा का नाम ज़रीना, जो कि अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार है। यानी कि सिराज की वालिदा का नाम क्या हो गया, ज़रीना। अगला क्वेश्चन है सिराज के वालिद का नाम बताएं। तो सिराज के वालिद का नाम क्या हो गया, बरकत अली सिद्दीकी, यानी कि ज़रीना का शोहर। चले अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ज़रीना कौन थी। तो ज़रीना कौन थी, ज़रीना थी बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया। अहलिया मतलब बीवी, यानी कि ज़रीना थी बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया, यानी कि बीवी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है आमतौर से मुख्तसर किस्सा कहानी को क्या कहा जाता है। यानी कि आमतौर से जो मुख्तसर छोटा किस्सा कहानी होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अफसाना कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अफसाना कहा जाता है। मुख्तसर किस्सा कहानी को क्या कहा जाता है, अफसाना कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मुख्तसर किस्सा कहानी को क्या कहा जाता है, अफसाना कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। अगला सवाल है अफसाना किसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। यानी अफसाना जो है किसकी मुख्तसर तरीन शक्ल, यानी कि छोटी शक्ल है। तो ये फ़िक्शन की छोटी शक्ल है। अफसाना जो है ये फ़िक्शन की छोटी शक्ल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है उर्दू अफसाने की उम्र कितनी है। यानी कि उर्दू अफसाना कितना साल तक रहा। तो उर्दू अफसाना जो है इसका उम्र 1 सदी माना जाता है, यानी कि 100 सालों तक ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसका जलवा रहा है। यानी कि उर्दू अफसाने की उम्र होगी 1 सदी, यानी कि 100 साल। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बरकत अली सिद्दीकी और उनकी अहलिया अपने बेटे के साथ कितने सालों तक रहे। यानी कि बरकत अली सिद्दीकी और उनकी अहलिया जो है वो अपने बेटे के यहाँ कितने सालों तक रहे। तो 2 साल तक रहे। कितने साल तक, 2 साल तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगाड़ अज़ीम के सफ़रनामा का नाम क्या है। यानी कि निगाड़ अज़ीम का जो सफ़रनामा है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम जो है वो है गुर्द आवारगी। गुर्द आवारगी, यानी आवारगी जो है निगाड़ अज़ीम का जो है वो सफ़रनामे का नाम है गिर्द आवारगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगाड़ अज़ीम की अफसानों का पहला पहला मजमुआ अक्स कब शाया हुआ। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, जो निगाड़ अज़ीम का जो अफसाना था उसका पहला मजमुआ का नाम था अक्स। वो शाया हुआ था 1990 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। 1990 में अक्स शाया हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निगाड़ अज़ीम PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की। यानी कि निगाड़ अज़ीम जो है वो PhD की डिग्री कहाँ से उसको मिला, यानी कि किस यूनिवर्सिटी से उसको मिला। यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उन्होंने PhD हासिल किया, यानी कि PhD की डिग्री हासिल किया। होंगे निसाब में शामिल, यानी कि आपके चैप्टर में शामिल आलमी हिद्दत ये क्या है। तो आलमी हिद्दत एक मजमून है। आपकी किताब में जो शामिल है आलमी हिद्दत ये क्या है, एक मजमून है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आलमी हिद्दत क्या है। तो मजमून अफसाना ऐसा ऑप्शन में रह सकता है, तो आपको टिक लगाना है मजमून में, यानी कि आलमी हिद्दत जो है ये एक मजमून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मजमून नवीसी का आगाज़ कहाँ से माना जाता है।
यानी कि मजमून लिखने का, मजमून नवीसी का आगाज़ जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से माना जाता है। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज ये जो कि कोलकाता में है, उसके क़याम से, जब उसका क़याम हुआ, उसका जब स्थापना हुआ, तभी से मजमून नवीसी का आगाज़ माना जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मजमून आलमी हिद्दत, मजमून आलमी हिद्दत कैसी मजमून है? तो ये एक साइंसी मजमून है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मजमून आलमी हिद्दत ये कैसा मजमून है? तो आपको आंसर देना है साइंसी मजमून, यानी कि साइंस से रिलेटेड ये मजमून है, इसलिए साइंसी मजमून हो गया। अगला सवाल है ज़ेर निसाब मजमून का मौजू क्या है? यानी कि ज़ेर निसाब जो आपके निसाब में, किताब में शामिल मजमून है आलमी हिद्दत, इसका मौजू क्या है? तो ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत, या जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत या ग्लोबल वार्मिंग ही ज़ेर निसाब मजमून का मौजू है, यानी कि विषय है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा ज़मीन क्या है? तो हमारा ज़मीन एक सैयारा है, जिसको इंग्लिश में प्लैनेट और हिंदी में ग्रह कहा जाता है। तो हमारा ज़मीन क्या है? एक सैयारा है, यानी कि प्लैनेट है। और जो सैटेलाइट होते हैं जैसे कि चाँद, उसको ज़ेली सैयारा बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ज़ेली सैयारा जो है वो सैटेलाइट को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है धान के खेतों और जानवरों के गोबर से कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है? धान के खेतों और जानवर के गोबर से जो है वो मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है। मीथेन गैस जो है, यानी कि CH4 जिसका फॉर्मूला होता है, वो धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज़्यादा निकलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन आलमी मसला है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए मसला है, इसलिए आलमी मसला हो गया और काफ़ी संगीन मसला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले से कितना इजाफा हुआ है? यानी कि कितना इसमें बढ़ोतरी हुआ है पहले से कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, 31%, यानी कि 31%, 31% का इजाफा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हुआ है और मीथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मीथेन गैस में पहले से 149% का इजाफा हो गया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? यानी कि एक सदी में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है दर्जे हरारत, यानी कि टेम्परेचर, तापमान। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी, ध्यान रखेंगे इसको। क्योटो में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 2007 में हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ? तो बाल विज्ञान कांग्रेस जो है वो 2008 में भारत के नागालैंड राज्य के दीमापुर शहर में हुआ था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाल विज्ञान कांग्रेस कब हुआ था? 2008 में। कहाँ पे हुआ था? नागालैंड के दीमापुर शहर में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में कब से कब तक हुआ? तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यह चला था, यानी कि टोटल 5 दिन चला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक मुनाकिद हुआ? तो ये 5 दिनों तक, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिनों तक ये मुनाकिद हुआ था, यानी कि चला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमानान खुसूसी कौन थे? यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है चीफ गेस्ट, मेहमान खुसूसी कौन थे? तो जनाब APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक साइंसदान भी थे और राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, जनाब APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस 5 रोज़ा कांग्रेस के क्या मौज़ूआत थे, यानी कि विषय क्या थे? तो इसका विषय जो थे, 2 ही विषय थे, एक पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग।
दो विषय थे, एक पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस कांग्रेस यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस में 32 सूबों, ध्यान रखेंगे 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों से कितने तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया? तो कितने तलबा और तालिबात हिस्सा लिए थे? 556। ध्यान रखेंगे 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस कांग्रेस में कितने असातिज़ा ने हिस्सा लिया? तो इस कांग्रेस में टोटल 165 असातिज़ा हिस्सा लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें 165 असातिज़ा ने हिस्सा